सभी विजेताओं को मेरा सलाम, क्योंकि एक दिन सभी जीतेंगे। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अगली वीडियो, जिसमें हम जीके के 25 प्रश्नों का डिस्कशन करेंगे। ये सभी 25 प्रश्न टॉप लेवल के प्रश्न हैं जो 5 से ज्यादा परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। एक गहन अध्ययन के बाद मैंने इन प्रश्नों को चयनित किया है मित्रों, और ये केवल 25 क्वेश्चन नहीं है, ये कम से कम 250 क्वेश्चन है, क्योंकि इनमें मैं हर क्वेश्चन के बारे में छोटी छोटी चीजें बताता हूं। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं और करते हैं परीक्षा की बेहतरीन तैयारी। मेरा नाम है दिनेश गौतम, आपके कोचिंग नवनिर्माण एकेडमी में आपका स्वागत है। जरा देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, यहाँ से शुरू करेंगे। वैसे पहला क्वेश्चन तो यहाँ से है, लेकिन हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो जो सबसे पहली चीज है, यहाँ पे लिखा हुआ है बैलाडीला। तो पहली बात है, बैलाडीला है कहाँ? तो बैलाडीला है मित्रों छत्तीसगढ़ में। और बैलाडीला किस लिए प्रसिद्ध है? बैलाडीला जो है यह प्रसिद्ध है लोहे की खान के लिए। बैलाडीला में लोहे की खान है, भारत यहाँ से लोहा निकालता है, ये लोहे के लिए प्रसिद्ध है बैलाडीला। तो आपको याद रखना है बैलाडीला कहाँ है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है और यहाँ से लोहा निकाला जाता है। एक और काम समझ सकते हैं कि यहाँ से कौन सा लोहा निकाला जाता है। तो ऑफ कोर्स लोहा यहाँ से जो निकाला जाता है हेमेटाइट, जो कि लोहे का एक अयस्क है। हेमेटाइट लोहा बैलाडीला की खान से निकाला जाता है। बैलाडीला छत्तीसगढ़ में है। बैलाडीला लोहे के लिए प्रसिद्ध है, यहाँ से हेमेटाइट नाम का अयस्क निकाला जाता है। लोहे का एक और अयस्क होता है जिसका नाम है मैग्नेटाइट। देख लीजिए गौर से, एक और है मैग्नेटाइट। यह लोहे का सबसे अच्छा अयस्क माना जाता है। मैग्नेटाइट जो है लोहे का सबसे बेहतरीन अयस्क माना जाता है, अर्थात इसमें लोहे की सबसे ज्यादा मात्रा होती है मैग्नेटाइट के अंदर। तो बैलाडीला की बात पूरी हो गई है। देख लेना, आप यदि पहले पेपर पढ़ते हैं तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन निरंतर पूछे गए हैं। बैलाडीला कहाँ है, छत्तीसगढ़ में लोहे की कौन सी खान है, बैलाडीला की खान से कौन सा अयस्क प्राप्त होता है, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। तो मैंने बता दिया। यहाँ पे एक और क्वेश्चन हो गया, लोहे के 2 अयस्क होते हैं जो महत्वपूर्ण है, एक हेमेटाइट और एक मैग्नेटाइट। लोहे का सबसे अच्छा अयस्क जो है वो है मैग्नेटाइट, जो कि बोर्ड पर लिखा हुआ है। मेरी पूरी की पूरी उम्मीद है कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। हम बढ़ते हैं आगे और अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर मैंने 1 2 3 4 क्वेश्चन करा दिए आपको। ये क्वेश्चन हो गया पूरा, हम यहाँ पे करते जा रहे हैं जगह खाली। जरा देखिए, अगला जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर किसने बनवाया था? याद रखना है, वाराणसी में जो विश्वनाथ मंदिर है इसे बनवाया था अहिल्याबाई ने। एक महिला थी जो कि अहिल्याबाई होलकर नाम से जानी जाती है। ये भी क्वेश्चन प्रसिद्ध है। ये किस वंश से थी? तो ये होलकर वंश से थी। ये कहाँ की महारानी थी? ये थी इंदौर की महारानी। ये और याद रखना है, इंदौर की महारानी थी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर ने वाराणसी का विश्वनाथ मंदिर बनवाया था। अब बात करते हैं, जो विश्वनाथ मंदिर है ये किस देवता को समर्पित है? तो आपको ये भी समझ लेना है, ये भगवान शिव को समर्पित है। भगवान शिव का मंदिर है विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर भगवान शिव को का मंदिर है। एक और बात है, वाराणसी को शिव नगरी के नाम से जाना जाता है। वाराणसी को शिव नगरी के नाम से जाना जाता है। एक और क्वेश्चन है कि जो वाराणसी है किस नदी के किनारे पर है? तो वाराणसी गंगा नदी के किनारे पर है। तो देखो, यहाँ पर हमने अहिल्याबाई होलकर, वो इंदौर की महारानी थी। विश्वनाथ मंदिर शिव को समर्पित है। वाराणसी को शिव नगरी के नाम से भी जाना जाता है। ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 24 खत्म हो गया। हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अभी हमारे 2 ही क्वेश्चन पूरे हुए हैं। उत्तरी कोरिया की राजधानी का नाम क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, पता नहीं क्यों बहुत सारी परीक्षा में पूछा जाता है। उत्तरी कोरिया की राजधानी का नाम है प्योंगयांग। याद रखना है, इसे मिटा देते हैं। यहाँ की राजधानी का नाम है प्योंगयांग, उत्तरी कोरिया की राजधानी का नाम। अनुच्छेद 55 में क्या दिया गया है? राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है अनुच्छेद 55 में। ये बात और याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है। राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में कौन से अनुच्छेद में उल्लेख किया गया है? तो राष्ट्रपति के चुनाव के बारे में उल्लेख किया गया है अनुच्छेद 55 में।
अनुच्छेद 55 कौन से संविधान के कौन से भाग का अंग है? तो अनुच्छेद 5 संविधान के अनुच्छेद 5 में संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया का उल्लेख है। कई बार पेपरों में आ चुका है। देखिए, नागरिकता के बारे में भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में नागरिकता रखी गई है, कौन से भाग में रखी गई है? पहली बात तो है भाग 2 में रखी गई है। नागरिकता के प्रावधान भाग 2 में है, संविधान के भाग 2 में है। भाग 2 में कौन से अनुच्छेद से कौन से अनुच्छेद तक रखे गए हैं? अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के प्रावधान है भारत के संविधान में। अनुच्छेद 5 से अनुच्छेद 11 तक नागरिकता के प्रावधान है संविधान के भाग 2 में। 5 से 11 जो नागरिकता से संबंधित है। भाग 1 में क्या है? पहली बात तो भाग 1 में अनुच्छेद कौन कौन से हैं? अनुच्छेद है 1 से 4 तक। और भाग इसका नाम क्या है? भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। याद रखना, ये भारत एवं उसका राज्य क्षेत्र। भारत के बारे में जानना है तो आपको भाग 1 में जाना पड़ेगा। तो भाग 2 में हो गया नागरिकता, भाग 1 में हो गया संविधान के भाग 1 में हो गया भारत एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 3 संविधान का भाग 3 किससे संबंधित है? भाग 3 है मौलिक अधिकार से संबंधित। ये भी याद रखना है, संविधान के भाग 3 में दिए गए हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार होते हैं इस समय 6 मौलिक अधिकार हैं, इनकी बात हम बाद में करेंगे। तो हमने भाग 1, भाग 2, भाग 3 के बारे में कर लिया। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और बहुत बार पूछा जाता है। तीनों भाग आपको आज के बाद याद रहनी चाहिए। देखिए, भारत एक गणतंत्र कब बना? भारत गणतंत्र बना 26 जनवरी 1950 को। गणतंत्र बनने से मतलब होता है भारत का संविधान कब लागू हुआ। जिस दिन से भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू हो गया था उस दिन भारत एक गणतंत्र बन गया था। तो भारत का संविधान पूरी तरीके से लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान पूरे तरीके से लागू हो गया था और भारत गणतंत्र बन गया था। उस दिन से भारत का अपना संविधान हो गया था, इसलिए भारत गणतंत्र बन गया था। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है। भारत का संविधान कब बनकर तैयार हुआ था? भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था और इसके कुछ भाग लागू भी हो गए थे, जारी भी हो गए थे, परंतु पूरा संविधान लागू नहीं हुआ था। पूरा संविधान भारत 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। यहाँ तक की बातें पूरी हो गई हैं। उम्मीद है आप इस सारी चीज़ों के शॉर्ट नोट्स बना रहे होंगे, इन चीज़ों को लिख रहे होंगे। बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं सारे के सारे, इन्हें मिटा देते हैं। जो छोटी छोटी चीज़ें मैं साथ ही साथ बता रहा हूँ वो भी कर रहे होंगे। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या है? धर्मनिरपेक्ष का मतलब है पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है भारत। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत किसी भी धर्म को भारत का कोई अपना धर्म नहीं है। भारत सभी धर्मों को बराबर देखता है, सभी धर्मों को बराबरी के साथ शरण देता है, सभी धर्मों को बराबरी के साथ आश्रय देता है। भारत किसी एक धर्म की सराहना नहीं करता है, न किसी एक धर्म का पक्ष लेता है। इसका मतलब है पंथ निरपेक्ष होना। अगली बात इसके बारे में क्या है? जो पंथ निरपेक्ष शब्द है ये मूल संविधान में नहीं था। तो क्या इस संविधान इसको कभी जोड़ा गया? बिल्कुल सही बात है। इस शब्द को कब जोड़ा गया? 46वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 46वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। पंथ निरपेक्ष शब्द को संविधान में जोड़ा गया। ये और याद रखना है विशेष तौर पे आपको। तो देखिए यहाँ पर थोड़ी सी लिखने में गलती हुई है एक चीज में। ये है 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन संविधान में किया गया था 1976 में, और इसके द्वारा
संविधान की प्रस्तावना में, इसके द्वारा संविधान की प्रस्तावना में 3 शब्दों को जोड़ा गया। समाजवाद, समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। इतना आपको याद रखना है। प्रारंभ में एक गलती हुई थी, वो 46 लिख गया था। मैं दोबारा बता देता हूँ। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का मतलब है भारत किसी भी धर्म को अपना धर्म नहीं मानता है। भारत सभी धर्मों को समान रूप से मानता है। किसी एक धर्म को ज्यादा नहीं मानता है, किसी एक धर्म को कम नहीं मानता है। सभी धर्मों को समान रूप से पालन करने के लिए नागरिकों से कहता है। जो पंथ निरपेक्ष शब्द है, ये संविधान में पहले नहीं था, ये बाद में जोड़ा गया। ये कब जोड़ा गया? 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था। ये संविधान संशोधन इंदिरा गांधी की सरकार ने किया था। ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है और बनता है। इस समय भारत की प्रधानमंत्री कौन थी? तो इंदिरा गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी इस समय। उन्होंने 42वां संविधान संशोधन 1976 में किया। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। संविधान की प्रस्तावना में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और राष्ट्र की अखंडता शब्द जोड़े गए थे। तो एक बात और यहाँ पर बनती है जो कि आपको समझ लेनी चाहिए और याद कर लेना चाहिए। वो ये याद कर लेना चाहिए कि संविधान की प्रस्तावना भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। प्रस्तावना, प्रस्तावना, संविधान की प्रस्तावना या संविधान की उद्देशिका, उद्देशिका तो भारत को पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। पंथ निरपेक्ष राष्ट्र घोषित करती है। तो ये प्रस्तावना में इस बात का उल्लेख है। यहाँ तक की बात खत्म हो गई है। इस बात को भी आप समझ लेना। 42वां संविधान संशोधन 1976 में इंदिरा गांधी की सरकार के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम प्रत्यक्ष चुनाव किस कानून के आधार पर कराए गए? ये क्वेश्चन बड़ा महत्वपूर्ण है। जो 18वां आप देख रहे हैं, प्रत्यक्ष चुनाव कराने की जो घोषणा है 1919 के अधिनियम के द्वारा, प्रत्यक्ष चुनाव 1919 का जो भारत शासन अधिनियम बनाया था अंग्रेजों ने, भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव कराने की घोषणा की गई थी। इसी को किस नाम से और जानते हैं? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार भी कहते हैं इसको। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी इसी को जाना जाता है। इसके द्वारा और क्या किया गया था? इसी के द्वारा भारत प्रांतों में, इसी के द्वारा प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। प्रांतों में द्वैत शासन शुरू किया गया। इस बात को और इम्पोर्टेंट मानना है कि किस अधिनियम के द्वारा या किस भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में द्वैत शासन का प्रारंभ किया गया था। और क्या किया गया था इसके बारे में? इसी में कहा गया था एक लोक सेवा आयोग की स्थापना होगी। ये भी बड़ा महत्वपूर्ण प्रश्न है। लोक सेवा आयोग बनाया जाएगा भारत के लिए। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? ये भी लिख लेना। सन 1926 में लोक सेवा आयोग बनाया था। लेकिन लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी भारत में, लोक सेवा आयोग की स्थापना की जाएगी। इसका प्रावधान कौन से अनुच्छेद में सरकार ने किया था? 1919 के भारत शासन अधिनियम में किया गया था। और इसी के द्वारा सिख, ईसाई, सिखों को, ईसाइयों को, यूरोपियनों को पृथक निर्वाचन दिया गया था। यूरोपियनों को पृथक निर्वाचन की व्यवस्था और की थी अंग्रेजों ने। पृथक निर्वाचन की व्यवस्था और की थी अंग्रेजों ने। तो आपको कौन कौन सी चीजें याद रखनी है? भारत शासन अधिनियम का, कौन से भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनाव की बात की गई? तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा भारत में प्रत्यक्ष चुनावों की बात की गई, पहली बात। दूसरी बात, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किन्हें कहते हैं? 1919 वालों को ही मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार कहते हैं। प्रांतों में द्वैत शासन किसके द्वारा स्थापित किया गया? प्रांतों में द्वैत शासन की व्यवस्था 1919 के अधिनियम के द्वारा। भारत में लोक सेवा आयोग की स्थापना 1919 के आधार पर की गई। सिख, ईसाई और यूरोपियन को अलग पृथक निर्वाचन देने की व्यवस्था कौन से अधिनियम के द्वारा की गई? तो भारत में
प्रत्यक्ष इसकी व्यवस्था की गई 1919 में, जो अंग्रेजों ने एक अधिनियम बनाया था उसके द्वारा ये सारी चीजें हो गई। सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, सबके सब बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। सारे के सारे प्रश्नों को याद कर लेना, सारे प्रश्नों की लिस्ट बना लेना और लिख लेना। अगला क्वेश्चन आ गया है, यूपी का क्षेत्रफल कितना है? तो उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल है 24,928 वर्ग किलोमीटर। याद रखना है, 2.5 सैकड़ा, हजार, हजार, लाख, 2,40,928 किलोमीटर। और ये भारत का 7.3% स्थान घेरता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल जो है, उत्तर प्रदेश जो है संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत स्थान घेरता है? तो ये संपूर्ण भारत के 7.3% क्षेत्र को घेरता है उत्तर प्रदेश। याद रखना है, जनसंख्या में सबसे ज्यादा वाला है, भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला देश राज्य है उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन देख रहे हैं आप, सड़ा हुआ पौधा किस प्रकार का खाद होता है? तो सड़ा हुआ जो पौधा है, सड़ा हुआ पौधा जो है कंपोस्ट खाद होता है। कंपोस्ट खाद को एक और नाम से जानते हैं, जैविक खाद के नाम से भी जानते हैं। और जो पशुओं का गोबर है, ये गोबर भी कंपोस्ट खाद ही होता है, गोबर भी कंपोस्ट खाद ही होता है। तो पौधों से और कूड़ा करकट से जो खाद बनता है उसे कंपोस्ट खाद के नाम से जाना जाता है। कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है और ये बेसिकली कंपोस्ट ही आया था। अगली बात देखिएगा, 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था? याद रखना है, 1969 में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था सरकार के द्वारा, सबसे पहला। ठीक है, दूसरी बात है 1980 में फिर 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तो आपको याद रखना है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण 2 बार किया गया था। 1969 में किया गया 14 बैंकों का, 1980 में किया गया 6 बैंकों का, ये याद रखना है। एक क्वेश्चन और बनता है, भारत में अब मतलब आज कितने राष्ट्रीय बैंक हैं, राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, नेशनलाइज्ड बैंक हैं? तो अब याद रखना है, इस समय भारत में 12 नेशनलाइज्ड बैंक हैं। राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या जो है इस समय 12 है भारत में। ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, पहले ज्यादा हुआ करती थी, अब बैंकों का विलय हो गया है, इसे मिटा देते हैं। चलिए, अभी बैंकों की देखरेख कौन करता है भारत में? भारत में बैंकों की देखरेख करता है आरबीआई। आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में आरबीआई की स्थापना हुई थी। ऐसा और जानना है आपको। सबसे बड़ा सरकारी बैंक और वाणिज्यिक बैंक बोले तो एसबीआई है। भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक, भारत में सबसे बड़ा वाणिज्यिक बैंक का नाम क्या है? भारत में सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक का नाम है एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई की स्थापना कब हुई? सन 1935 में। भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक हैं? इस समय 12। 1980 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 6। 1969 में कितने बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था? 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। देखिए, छोटे छोटे बहुत सारे क्वेश्चन हम करते जा रहे हैं। इसी के तरीके से आपकी डायरी बनती चली जाएगी, हम तैयारी करते चले जाएंगे, एक दिन आप पास हो जाएंगे एसएससी आदि के लिए। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सारे के सारे, जिनकी मैंने लिस्ट बनाई है आप लोगों के लिए। यहाँ पर कम से कम आपको 100 से मतलब लगभग 200 के करीब क्वेश्चन मिलेंगे इस क्लास में। जरा हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इधर के प्रश्नों पर धीरे धीरे हम लोग आ जाते हैं। विटामिन बी की कमी से, यहाँ से देख लीजिएगा, विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो याद रखना है, विटामिन बी की कमी से क्वेश्चन ऐसे ही आता है, बेरी रोग होता है। देखिए, विटामिन बी की कमी से बेरी रोग होता है। अब हम बात करते हैं, यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है, कई सारी विटामिनों का एक समूह है। कौन कौन सी विटामिन है? इसमें जो इंपॉर्टेंट विटामिन है उनका हम लोग नाम लिख देते हैं और देख लेते हैं। देखिए, आप मेरे साथ नाम लिख लेना। B1, जो विटामिन B1 है इसको कहते हैं थायमीन में सारी जो इंपॉर्टेंट विटामिन है बी में, उन सबका नाम लिख देता हूँ। B1 का नाम है थायमीन। B2, विटामिन B2 का नाम है
राइबोफ्लेविन, राइबोफ्लेविन। B2 का नाम है राइबोफ्लेविन। B3 का नाम है नियासिन, नियासिन, नियासिन B3 का नाम है। इसी को कहते हैं निकोटेनिमाइड, निकोटेनिमाइड, इसी को कहा जाता है निकोटेनिमाइड। B3 का नाम ही है निकोटेनिमाइड, इसको याद रख लेना। यदि आपको पता हो तो देखिए राइबोफ्लेविन बहुत बार पेपर में पूछा गया है, थाइमिन तो पूछा ही जाता है। B3 नियासिन या निकोटेनिमाइड, B3 को निकोटेन या नियासिनमाइड कहते हैं। देखिए B, इसके बाद जो इंपॉर्टेंट है वो है B5, विटामिन B5। तो विटामिन B5 का जो रासायनिक नाम है वो है पेंटोथेनिक एसिड, पेंटोथेनिक एसिड। ये भी आपको याद रखना है, याद कर लेना, पेंटोथेनिक एसिड कहते हैं इसको। B बार है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट विटामिन है B6, B6 को कहते हैं पायरिडॉक्सिन, पायरिडॉक्सिन। ये सब याद कर लेने हैं आपको, इन सबको याद कर लेना है। पायरिडॉक्सिन, B6 का नाम हो गया पायरिडॉक्सिन। देखिए गौर से, पायरिडॉक्सिन। एक अंतिम और है B बार है, तो B बार है का रासायनिक नाम है साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन, साइनोकोबालमिन। देख लीजिए इतनी सारी विटामिनों के मैंने आपके लिए नाम लिख दिए हैं। साइनोकोबालमिन। बी कॉम्प्लेक्स, शरीर को ऊर्जा देने के लिए, शरीर में कमजोरी को दूर करने के लिए बी कॉम्प्लेक्स का उपयोग किया जाता है। बी कॉम्प्लेक्स में बहुत सारी विटामिन होती हैं, हमने लिखी है B1, B2, B3, B5, B6 और B12। इन सारी विटामिन्स को आपको याद करना है। इन सारे नामों को भी आपको याद कर लेना है, साथ के साथ क्लास के साथ साथ इन सारे नामों को भी याद कर लीजिए। राइबोफ्लेविन, हम आगे की क्लासेस में इन चीज़ों को पूछते रहेंगे आपसे, आगे की क्लासेस में। साइनोकोबालमिन, ठीक है, और कुछ तो नहीं रह गया। चलिए बात खत्म हो गई। यहाँ से हम लोग पायरिडॉक्सिन, B, साइनोकोबालमिन, बाकी चीज़ें हम ऐड करते रहेंगे, डोंट वरी। बी कॉम्प्लेक्स के अंतर्गत ये सारी विटामिन आती है। अगली बात देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 है, अंटार्कटिका जाने वाले दल के नेता। भारत में अंटार्कटिका जो महाद्वीप है, अंटार्कटिका महाद्वीप केवल बर्फ से ढका हुआ है, उसे सफेद महाद्वीप कहते हैं, उसे श्वेत महाद्वीप कहते हैं। ओजोन गैस से भी उसका सीधा संबंध है। भारत का शोध संस्थान वहाँ पे मैत्री है, और जो सबसे पहला शोध संस्थान था उसका नाम मुझे लिखकर भेजिए आप वीडियो को पॉज करके। देखिए तो अंटार्कटिका पर जो पहला दल गया था हमारा, सबसे पहले उसके नेता कौन थे? उसका नाम था S.J. कासिम। ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। आगे देखिए, एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है स्फेलेराइट, गौर से देख लेना। स्फेलेराइट किसका अयस्क है? स्फेलेराइट जो है ये जिंक का अयस्क है, लिख लेना। जिंक के 2 अयस्क और लिख लीजिए, जिंक के 2 अयस्क और लिखवा रहा हूं मैं, कैलामिन, कैलामिन और जिंक ब्लैड, जिंक ब्लैड, जिंक ब्लैड। एक क्वेश्चन और यहाँ पर जिंक के बारे में आपको समझ लेना है कि लोहे को जंगरोधी बनाने के लिए, लोहे पर जंग ना लगे इसके लिए लोहे के ऊपर जो है जिंक की परत चढ़ाई जाती है, याद रखना है। ये बात खत्म हो गई, ये बात खत्म हो गई, ठीक है, ये बात खत्म हुई। आप देखिए विटामिन के का आविष्कार किसने किया था? 2 वैज्ञानिकों के नाम बोर्ड पर लिखे हैं, डॉएजी और डैम। विटामिन के का जो आविष्कार है 2 वैज्ञानिकों ने किया था, डॉएजी और डैम ने, ये याद रखना है। विटामिन के का जो रासायनिक नाम है, उसका विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? फिलोक्विनोन, फिलोक्विनोन इसका रासायनिक नाम है। ये किस काम आती है? ये शरीर में रक्त का थक्का बनाती है, रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है। इसके बिना रक्त का थक्का नहीं बन सकता है। और आप मुझे ये बताएंगे कि एक प्रोटीन और है जो विटामिन के साथ रक्त का थक्का बनाने में मदद करती है, मुझे लिखकर भेजिए। वह प्रोटीन का नाम क्या है? मुझे अभी लिखकर भेजिए, प्रोटीन क्या है
और वह कहाँ बनती है, शरीर में वह कहाँ बनती है जो प्रोटीन है। इन दोनों क्वेश्चनों का उत्तर लिखकर भेजिए वीडियो को पॉज करके। अगली बात देखिए यहाँ से आगे, वेम्बनाड झील, बोर्ड पर लिखा है वेम्बनाड झील का एक और नाम है कुमारकोम झील। देख लीजिए कुमारकोम झील मैंने यहाँ पर लिखा है कुमारकोम झील, कुमारकोम अभयारण्य बोलते हैं इसे। वेम्बनाड झील किस राज्य में है? वेम्बनाड झील केरल राज्य में है, याद रखना है। वेम्बनाड झील को किस नाम से और जाना जाता है? वेम्बनाड झील को जाना जाता है कुमारकोम अभयारण्य। तो वेम्बनाड भी स्वयं एक अभयारण्य है, झील भी है अभयारण्य भी है। इसको एक और नाम से जानते हैं कुमारकोम अभयारण्य। ये कौन से राज्य में है? ये केरल राज्य में है। अगर आपको पता है तो मुझे केरल राज्य की राजधानी लिखकर भेजिए फटाफट। इसको रोकिए, पॉज करिए। तो केरल राज्य की राजधानी लिखकर भेजिए। और केरल में जो है नेवी की कौन सी कमांड है ये भी लिखकर भेजिए। और केरल कौन से पानी को छूता है? केरल कौन से पानी को छूता है ये मुझे आप बताएंगे केरल के बारे में। केरल कौन से पानी को छूता है? दो चीजें मैं एक चीज मैं बता देता हूं कि केरल की बालू में क्या पाया जाता है ये भी आप मुझे लिखकर भेजिए। केरल की बालू में क्या पाया जाता है ये मैं सारी चीजें लिखवा चुका हूं, इसलिए पूछ रहा हूं। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। केरल के तट को क्या कहते हैं? केरल का जो तट है उसे किस नाम से जाना जाता है ये भी आप लिखकर भेजिएगा, है ना? ठीक है, तो बताते हैं। ये देखिएगा क्या लिख के भेजेंगे। यदि किसी भी बच्चे को आप में ये पूछना है मुझसे तो कमेंट करके लिख दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आगे देखिए, भारत में हाथी परियोजना कब शुरू की गई? देखिए भारत में हाथी परियोजना की शुरुआत हुई सन 1992 में। याद रखना है, हाथियों की संख्या को सुरक्षित और संरक्षित रखने के लिए, हाथियों की संख्या बहुत तेजी के साथ घट रही थी, उन्हें रोकने के लिए भारत में 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में। हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी भारत में, ठीक है। इस कहां से शुरू की गई थी? तो झारखंड में एक जगह है, वर्तमान झारखंड में एक जगह है और जगह का नाम है सिंह भूमि। झारखंड में एक जगह है, पहाड़ी इलाका है जिसको कहते हैं सिंह भूमि से हाथी परियोजना प्रारंभ की गई थी 1992 में। क्यों की गई थी? क्योंकि हाथी की संख्या न घटे। हाथी परियोजना का प्रारंभ हुआ था 1992 में झारखंड के सिंह भूमि जिले से। एक और क्वेश्चन है, भारत में सबसे ज्यादा हाथी कहाँ पाए जाते हैं? उत्तर लिख लेना। भारत में सबसे ज्यादा हाथी कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। कर्नाटक राज्य में पाए जाते हैं। यदि आपको मालूम है कर्नाटक की राजधानी कहाँ है तो कर्नाटक की राजधानी लिखकर और भेजिए मुझे। अगली बात करते हैं यहाँ से। ये बात हो गई हाथी परियोजना, ये भी बात हो गई क्यों शुरू हुई। आगे देखिए, विश्व वन्य जीव निधि है, विश्व वन्य जीव निधि, तो इसको कहते हैं WWF, विश्व WWF का पूरा नाम क्या होगा? कोशिश करते हैं याद। वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं इसे, वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड बोलते हैं जिसे वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड कहते हैं। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ग्लैंड में है, याद रखना है। ग्लैंड कहाँ है? ग्लैंड नीदरलैंड में है बेटा, इस बात को और लिख लीजिए कि ये कहाँ है। ग्लैंड नीदरलैंड में नहीं है, ये स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक क्या है? ग्लैंड कहाँ है? ग्लैंड स्विट्जरलैंड में है, स्विट्जरलैंड में है। इसका प्रतीक क्या है? WWF का प्रतीक क्या है? जॉइंट पांडा। ये एक जीव होता है, जॉइंट पांडा नाम से इसको जाना जाता है। जॉइंट पांडा नाम से एक जीव है, ये इसका प्रतीक है। अगली बात करते हैं, चलिए जल्दी से वीडियो को खत्म करते हैं, काफी सारा समय हो गया है। परंतु आपको ये नहीं सोचना समय हो गया, आपको इन्फॉर्मेशन तो मिल रही है ना। रामायण की रचना किसने की? रामायण की रचना की वाल्मीकि ने।
किस भाषा में की रामायण की रचना? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना किस भाषा में की? वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना की संस्कृत भाषा में। ठीक है, एक और बात है कि रामायण में कितने श्लोक हैं? रामायण की रचना वाल्मीकि ने की, संस्कृत में की, और इसमें कितने श्लोक हैं? इसमें 24,000 श्लोक हैं। देखो गौर से, कितने श्लोक हैं? 24,000 श्लोक हैं। वाल्मीकि ने इसकी रचना की। और एक और क्वेश्चन लिख लीजिएगा, रामचरितमानस की रचना किसने की? रामचरितमानस की रचना किसने की? सूरदास ने की। रामचरितमानस की रचना किस भाषा में की? अवधी भाषा में रामचरितमानस को लिखा सूरदास ने। चलिए मिटा देते हैं, रामायण से संबंधित भी है। रामायण तो वाल्मीकि ने संस्कृत में। ठीक है, यहाँ पे देखिए रुपये का सिक्का किसने चलाया था? शेरशाह सूरी ने चलाया था रुपये का सिक्का। शेरशाह सूरी गद्दी पर कब बैठा था? 1540 में। इसने हुमायूं को एक युद्ध में हराया और ये गद्दी पर बैठा। इसने दो प्रथाएं भी, इसने जीटी रोड बनवाया। किसने बनवाया? जीटी रोड किसने बनवाया? शेरशाह सूरी ने जीटी रोड बनवाया। और इसने पट्टा प्रथा चलाई, याद रखना है, पट्टा प्रथा भी चलाई। पट्टा प्रथा, एक और प्रथा चलाई इसने, काबुलियत प्रथा चलाई थी इसने, याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। काबुलियत प्रथा भी शेरशाह सूरी ने चलाई थी। चलो मिटा देते हैं यहाँ से आगे। 1540 ईस्वी में हुमायूं को युद्ध में हराकर, हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। हुमायूं कौन था? बाबर का पुत्र था। यहाँ पर देखिए महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद किसने किया? के.एम. गांगुली नाम के एक लेखक हैं। इन्होंने पहली बार, याद रखना है, महाभारत का इंग्लिश में अनुवाद के.एम. गांगुली, यहाँ पे लिखा हुआ है के.एम. गांगुली ने किया था। अब महाभारत के बारे में दो चार चीजें मैं आपको छोटी मोटी बता देता हूँ महाभारत के बारे में। देखिए महाभारत जो है, महाभारत, ठीक है, महाभारत, ठीक है, महाभारत को और क्या कहेंगे आप? हमारे वेद कितने हैं? वेदों की संख्या तो 4 है। वेदों की संख्या है 4, वो आपको मालूम होगा, मालूम है तो लिखकर भेजिए मुझे। वेदों, इसको पंचम वेद के नाम से भी जानते हैं। इसका मतलब 5वां वेद किसे कहते हैं? इसमें 1,10,000 श्लोक हैं भैया, 1,10,000 श्लोक हैं। ये इसके रचयिता कौन माने जाते हैं? इसके रचयिता माने जाते हैं वेद व्यास। इसी में महाभारत में ही है गीता, इसी का अंग है गीता। ठीक है, बात बताऊं, ठीक है, आगे देख लीजिए। पूरे विश्व युद्ध के, दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत का वायसराय कौन था? याद रखना है, लिनलिथगो। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान लिनलिथगो भारत का वायसराय था। तो दूसरा विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? 1939 को शुरू और 1945 में खत्म हुआ था दूसरा विश्व युद्ध। ये भी समझ लेना है। कबीरदास की समाधि कहाँ है भैया? कबीरदास की समाधि है मगहर में। ये और याद रखना है, बड़ी बेहतरीन स्टोरी है इसके बारे में। सभी लोग कहते थे कि अगर कोई मगहर जाएगा तो वो सीधा नर्क जाएगा। कबीरदास अपने अंतिम समय में मगहर ही चले गए थे। बोले ठीक है, मैं वहीं पे जाकर मरूंगा और मुझे भेजो आप मगहर में, राइट। यहाँ से देखिए प्रोजेक्ट टाइगर कब शुरू हुआ था? 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। प्रोजेक्ट टाइगर क्या था? देखिए प्रोजेक्ट टाइगर जो है, भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है पहले तो देख लीजिए। भारत का राष्ट्रीय पशु का नाम है बाघ। अब बात यह है, भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ कब घोषित किया गया? तो ये घोषणा हुई थी 1973 में ही। इस बात की घोषणा हुई थी कि भारत का जो है राष्ट्रीय पशु बनेगा बाघ, राइट। इसके बाद, इससे पहले कौन था भारत का राष्ट्रीय पशु? इससे पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। ये भी याद रखना है। 1973 से पहले भारत का राष्ट्रीय पशु था शेर। 1973 में भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया बाघ को। और बाघों की सुरक्षा करने के लिए, बाघों की संख्या न घटे, इसीलिए प्रोजेक्ट टाइगर भारत में शुरू किया गया था। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रोजेक्ट टाइगर, पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई? अंतिम क्वेश्चन है आज की क्लास का। पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई? तो देखिए पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत हुई 1951 में और ये चली 1956 तक। ये भारत की सबसे पहली पंचवर्षीय योजना थी। इसका जो मुख्य उद्देश्य था,
इसका जो फोकस था, फोकस जो था इसका फोकस था सिंचाई, मतलब बड़े बांध बनाना, और कृषि इसका मुख्य फोकस था। ये क्वेश्चन तो बहुत बार पूछा गया है कि पहली पंचवर्षीय योजना का जो फोकस था वो क्या था। तो पहली पंचवर्षीय योजना का फोकस कृषि था। 1951 से 1956 तक पहली पंचवर्षीय योजना चलाई गई थी। पंचवर्षीय योजना बनाने का काम कौन करता था? योजना आयोग करता था। अब योजना आयोग नहीं है, योजना आयोग भाजपा सरकार ने खत्म कर दिया है। इसके स्थान पर क्या बना दिया है भाजपा सरकार ने? नीति आयोग। ये क्वेश्चन और याद रखना है आपको। अब भाजपा ये खत्म है। ये जो था योजना आयोग जो है, योजना आयोग एक सलाहकारी संस्था बनाई गई थी, ये भी याद रखना है। यह एक सलाहकारी संस्था बनाई गई थी, और नीति आयोग भी एक सलाहकारी संस्था ही है, अर्थात ये कोई कानून नहीं बना सकती, ये केवल सलाह दे सकती है। तो 1915 तक बाकायदा योजना आयोग जो है योजनाएं बनाने का काम करता रहा था, योजनाओं को ठीक है। अब अगली बात अगली वीडियो में करेंगे मित्रों। वीडियो आज की खत्म हो गई। आप उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत अच्छी तरह समझ में आई होगी। यहाँ पर जो प्रश्न रखे गए हैं सब पुरानी परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं, उन्हीं की मैंने व्याख्या की है। उनसे संबंधित जो भी कुछ बताया है वो पहले परीक्षाओं में आ चुका है। आपको यदि हमारे प्रयास अच्छे लग रहे हैं तो अन्य लोगों तक हमारी वीडियो को शेयर जरूर करें। यदि पहली बार हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और लाइक करें, कमेंट करें। आपको कैसा लग रहा है ये जरूर बताएं। मैंने छोटे छोटे बहुत सारे प्रश्न पूछे हैं, उन सभी प्रश्नों का जवाब अवश्य दें। यदि हम बेकार काम कर रहे हैं तो हमारी वीडियो को फिर शेयर जरूर करें, क्योंकि सभी लोगों को पता चले कि हम कितना गंदा काम कर रहे हैं। यदि आप कोई सजेशन हमें देना चाहते हैं तो जल्दी से लिख कर भेजें। किसी विषय पर यदि कोई आप वीडियो बनवाना चाहते हैं तो जल्दी से लिख कर भेजें। विजेताओं, ठीक है। हिंदुस्तान जिंदाबाद।